है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरी यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो या फिर मेरी इस कहानी को पहली बार सुन रहे हो, तो फिर आप इसके बाकी के भाग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं कहानी के अगले भाग की तरफ। भाग 32। आज शूट के दौरान समीरा को थप्पड़ मारते वक्त काव्या को वो पल याद आ गया था जब इसी सीन के लिए समीरा ने उसे थप्पड़ जड़ा था। वो भी एक या दो नहीं, बल्कि कई बार जड़ा था। और कारण बस इतना सा था कि शूट से पहले वह अपने दोस्त यानी कि समीरा के कथित बॉयफ्रेंड समीर अग्निहोत्री के साथ थी। ठीक वैसे ही जैसे आज एक बार फिर से इतिहास खुद में दोहरा रहा हो। आज काव्या और समीरा फिर से उसी सीन को शूट करने वाले थे, लेकिन उनकी जगह बदल दी गई थी। साथ ही आज समीरा मानव के साथ अपनी नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जो काव्या का पति था। इन सारी बातों को सोचते हुए काव्या के होठों पर तिरछी मुस्कान थी, तो वही समीरा की आंखें छलक आई थी। लेकिन इन सबसे थोड़ी दूर बैठा मानव, जिसकी भौहें ऊपर तन चुकी थी, तभी उसके कानों के पास झुकते हुए स्टीव ने उससे कुछ कहा, जिसे सुनते ही उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी और वह भी तुरंत अपनी जगह से खड़े होते हुए वहां से आगे बढ़ गया था। लेकिन सामने से आते हुए समीर अग्निहोत्री से वो हल्का टकरा चुका था, जहां मानो उसे नॉर्मली देखते हुए वहां से आगे बढ़ गया था, क्योंकि वह समीर अग्निहोत्री की आइडेंटिटी के साथ साथ सेट पर उसके आने का कारण भी अच्छे से जानता था। इसलिए वो बिना कुछ रिएक्ट किए वहां से आगे बढ़ गया था। लेकिन पीछे रह गया समीर काफी बुरी तरह से चौंक चुका था। मानव सेठ ही इस वक्त यहाँ यहाँ सेट पर क्या कर रहा है? इतना कहते हुए उसने काफी जल्दबाजी में अपना फोन बाहर निकाला और उतनी ही तेजी से उन पर अपनी उंगलियों को दौड़ाते हुए उसने कहा, हेलो सर। हेलो। यस समीर, बोलो, इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी फोन के दूसरी तरफ मौजूद सामंत गोयल ने कहा। लेकिन इस वक्त ना जाने क्यों मानो सेठी को देखने के बाद समीर की जुबान लड़खड़ा रही थी। सर सर आज मेरा मतलब कि अभी अभी मैंने मानव सेठी को देखा, बिल्कुल जैसे वो मेरी नज़रों के सामने था। मेरा मतलब कि रियल में आज मैंने उसे काफ़ी करीब से देखा सर। सर वो समीर के होंठ बोलते हुए जैसे बार बार सूख रहे थे, क्योंकि वह हकलाने के साथ साथ अपनी बातों के बीच में बार बार वह अपनी जीभ से अपने होठों को भी गीला करते जा रहा था। तो उधर सामंत गोयल, जो अब तक थोड़े छुछलाए हुए से नजर आ रहे थे, हल्के गुस्से में कहा, समीर, ये क्या बेवकूफ़ी है? तुम रॉ के एक काबिल ऑफिसर हो। ये मत भूलो कि मानव सेठी कौन है। एक दिन उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाना है। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुन रॉ का हर ऑफिसर खुद को शर्मसार महसूस कर रहा होगा। अपनी ड्यूटी निभाओ और मानव सेठी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करो। अगर तुमसे ये ना हो पाए तो कम से कम उसके गतिविधियों पर नज़र रखो। ये पता करो कि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। गॉट माई पॉइंट? यस यस सर, समीर ने कहा और फ़ोन रख दिया था। लेकिन उसका दिल अभी भी एक डर से काफ़ी तेज धड़क रहा था, जो शायद मानव सेठी का डर था, जिन पर अब वो हल्की हल्की थपकियाँ देते हुए उसे शांत कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने एक चेयर पर बैठी काव्या पर पड़ गई थी, जिसे देखते ही पहले उसे खुद का वहम लगा था, क्योंकि एक क्षण के लिए अपनी आंखों को मसलने के साथ साथ अपने सिर को भी झटक दिया था। लेकिन अभी भी काव्या को उसी चेयर पर बैठा देख वह काफ़ी हैरानी में आगे बढ़ा और सीधे काव्या के सामने खड़े होते हुए हल्के गुस्से में कहा, अब तुम मुझे बताओगी कि अचानक से तुम कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें न जाने कितनी बार कांटेक्ट, न जाने कितने कॉल्स किए थे, लेकिन हर बार एक ही जवाब, नॉट रीचेबल। काव्या, व्हाट इज़ दिस? एक बार जाने से पहले एटलीस्ट बता तो दिया होता, या जाने के बाद एक मैसेज ड्रॉप कर दिया होता। लेकिन नहीं, तुम्हें पता भी है मैं कितना घबरा गया था। मन में अजीबोगरीब ख्याल पैदा हो रहे थे। हे होल्ड ऑन, कितना बोलने लगे हो तुम? थोड़ा सांस तो ले लो एंड जस्ट रिलैक्स। आई एम ओके। सी, तुम्हारे सामने बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। इतना कहते हुए काव्या भी अब तक अपनी जगह पर खड़ी हो चुकी थी, जिसे देख समीर को अभी कुछ कहता उससे पहले ही समीरा
काफ़ी गुस्से में समीर के बाजुओं में अपने बाजुओं को फंसाते हुए उसे लगभग खींचते हुए वहां से लेकर चली गई थी, जिसे देख काव्या पहले तो हैरान थी, लेकिन अगले ही पल एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ खींचते हुए वो भी हल्का मुस्कुरा उठी थी। ये कभी नहीं सुधरेगी। भाई गायब है, लेकिन बहन है कि काव्या, तुम्हें शालिनी मैम अर्जेंट बेसिस पे मिलना चाहती हैं। जहाँ भी काव्या अपनी बातें पूरी कर पाती, उससे पहले ही मैनेजर तुलिका उसके ठीक सामने खड़ी होते हुए बोली, जिसकी बातें सुन काव्या की भौहें हल्की सी उड़ चुकी थी, लेकिन अगले पल एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए बोली, तुलिका, फॉक्स स्टूडियो में आपकी पोस्ट क्या है? मतलब? थोड़ी हैरानी में तुलिका ने कहा, लेकिन उसे सुनते ही काव्या के होठों पर हल्की मुस्कान फैल चुकी थी। साथ ही वो अपनी बातों को एक बार फिर से दोहराते हुए बोली, तुलिका, फॉक्स फॉक्स स्टूडियो में आपकी पोस्ट क्या है? मैनेजर। बट वाई यू? तो फिर मैनेजर बन के रहो ना, मालकिन बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? और हाँ, आगे से सिर्फ काव्या नहीं, तुम्हारी जुबान से मिस काव्या या फिर काव्या मैम निकलना चाहिए। आई बात समझ में? क्योंकि फॉक्स स्टूडियो को हिस्सेदारी में समीरा से कहीं ज़्यादा हिस्सा मेरा है। तभी तो लीड रोल भी देखो ना, मैं ही कर रही हूँ। आई होप कि नेक्स्ट टाइम तुम इन बातों का ध्यान रखोगी। इतना कहते हुए काव्या एक बार फिर से मुस्कुरा रही थी, तो वही तुलिका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैरान बस अपलक उसे ही देखे जा रही थी। आज से पहले काव्या का उसने ये रूप कभी नहीं देखा था, जिसके जब जो मन में आता था वो उसे सुना देता था। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद काव्या एक अलग ही रूप में लौटी थी, जिसे देख तुलिका काफ़ी सोच पड़ चुकी थी। तभी काव्या उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अब चलें? हाँ, या दिस साइड प्लीज़, तुलिका ने काफ़ी जल्दबाजी में कहा और आगे बढ़ गई, जिसके पीछे काव्या भी हल्का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई थी। कुछ देर बाद फॉक्स स्टूडियो के ऑफिस से पहुंचते ही काव्या सीधे शालिनी पुरोहित के केबिन के अंदर चली गई, जहां उसे इस तरह से धड़ल्ले से जाते देख तुलिका एक बार फिर से चौंक चुकी थी। लेकिन काव्या जैसे वह खुद फॉक्स स्टूडियो की मालकिन हो, केबिन के अंदर जाते हुए बोली, आंटी, आपने बुलाया था? यस काव्या, कम इन। लेकिन जब शालिनी पुरोहित ने देखा कि काव्या पहले से ही केबिन के अंदर आ चुकी है, इस बात पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए उसे बैठने का इशारा करते हुए बोली, सिट। वेल, आज का सूट कैसा रहा? ग्रेट आंटी, काव्या ने कहा। और तुम कैसी हो? पहले से काफ़ी निखर गई हो। आई मीन स्किन केयर पे ज़्यादा फोकस है। जिस पर काव्या ने बस मुस्कुराते हुए आगे कहा, आंटी, तुलिका ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं। एनीथिंग सीरियस? नो, नथिंग। काव्या, एक्चुअली समीरा ने बताया कि कुछ दिन पहले नमन को उसने तुम्हारे साथ देखा था। उसके बाद से तुम दोनों गायब हो गए थे, तो मुझे लगा कि तुम दोनों शायद किसी प्रोजेक्ट में साथ काम। यस आंटी, एक्चुअली मैं भी नमन भाई को ही ढूंढ रही हूँ। उस रात पार्टी के बाद उन्होंने बताया था कि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा शूट है, एंड उन्होंने मुझे लोकेशन भी सेंड किया था, बट वहाँ मैंने काफ़ी देर तक वेट किया। इनफैक्ट उनका नंबर भी नॉट रीचेबल था, तो मुझे लगा कि उन्होंने शायद मेरे साथ कोई प्रैंक किया है। बस मैं भी गुस्से में आकर फ्रेंड्स के साथ आउट ऑफ कंट्री निकल गई थी। बट आंटी, आज मॉर्निंग में समीरा भी मुझसे सेम यही क्वेश्चन कर रही थी। एनीथिंग सीरियस? काव्या ने कहा, जिसके जवाब में शालिनी अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए बोली, ये सारी बातें छोड़ो। एक्चुअली आज मैंने तुम्हें फैमिली डिनर पे इनवाइट करने के लिए यहाँ बुलाया था। काफ़ी दिन हो गए हम सभी ने एक साथ बैठकर डिनर नहीं किया, इसलिए मैं सोच रही थी कि आज का डिनर तुम हमारे साथ करो। ओके श्योर आंटी, मैं टाइम से आ जाऊँगी। इतना कहते हुए काव्या अपनी जगह से खड़ी हुई और तुरंत केबिन से बाहर निकल गई। लेकिन पीछे रह गई शालिनी पुरोहित की नज़रों में उसे देखते हुए हैरानी थी। साथ ही उनके चेहरे पर एक नाखुश वाले भाव थे, जैसे उन्हें काव्या या उसका दिया हुआ जवाब उन्हें पसंद नहीं आया था। शाम का वक्त अपनी महंगी व चमचमाती कार से बाहर निकलते हुए मानो सीधा सेठी विला के अंदर चला गया था, जिसके अंदर आते ही माहौल में भी एक खूब सन्नाटा सा पसर चुका था। लेकिन आज उसे हल्की कानाफूसी सुनाई दे रही थी,
विला के नौकर आज आपस में बात किए बगैर रह नहीं पा रहे थे और साथ ही उनकी नज़रें भी मानो का ही पीछा कर रही थी, जिसका मतलब साफ था कि उनकी बातों में इस वक्त मानो सेठी का ही जिक्र हो रहा था। लेकिन उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मानो सीढ़ियों से ऊपर सीधे अपने कमरे के अंदर चला गया था। तभी एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने मानो के ऊपर गोलियां चला दी हों। लेकिन मानो भी तुरंत फुर्ती दिखाते हुए सामने सोफे के पीछे कूद गया था। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मानो सेठी, डरती होगी तुमसे ये दुनिया, लेकिन ये काव्या कोहली किसी से नहीं डरती, तुमसे भी नहीं। और जो गुनाह तुमने आज किया है, आज तुम्हें उसकी सज़ा मिलकर रहेगी। अपने हाथ में पकड़े एक गन से फायरिंग करते हुए काव्या गुस्से में चीख उठी थी। जहाँ उसकी आवाज़ सुन मानो भी अब तक सोफे के पीछे से बाहर निकल आया था। बेबी गर्ल, वो बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, तुम उस गन को मेरे पास करो। अभी मानो ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया ही था कि काव्या ने एक बार फिर से गोली चला दी थी। लेकिन वो मानो की किस्मत अच्छी थी कि गोली बगल से निकल गई थी। बिल्कुल नहीं, काव्या एक बार फिर से गुस्से से चीख उठी थी। बेबी गर्ल, जस्ट स्टॉप इट। इस पर मानो भी गुस्से से चीख उठा था। तभी काव्या ने कहा, नहीं, आज तो बिल्कुल नहीं। बेबी गर्ल मैं हूँ, शादी मुझसे की है, लेकिन बाहों में बाहें डालकर उस समीरा की बच्ची के साथ घूमा जा रहा। आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, और फिर तुम्हारे बाद उस समीरा का भी किस्सा खत्म करके ही छोड़ूंगी। और काव्या ने एक बार फिर से गोली चला दिया था। लेकिन इस बार गोली सामने चलने की बजाय ऊपर सीलिंग की तरफ चल चुकी थी, क्योंकि इस बार मानो ने थोड़ी फुर्ती दिखाई थी और उसकी कलाई को काफ़ी जल्दबाजी पकड़ते हुए उसके गन को ऊपर की तरफ मोड़ दिया था। हर बार फायरिंग करते वक्त काव्या की आंखें भी डर से कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाती थी। ठीक वैसे ही इस बार भी हुआ था। तभी मानो उसकी कलाई को घुमाने के साथ साथ उसे भी घुमाते हुए खुद के सीने से चिपका लिया था। साथ ही कंधों पर अपने होठों को रखते हुए कहा, बेबी गर्ल, इतनी जलन? सुना है इतनी जलन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तब तक काव्या ने भी अपनी आंखों को खोल दिया था, लेकिन मानो के बाजुओं में कैद होने के साथ साथ खुद की कलाई पर भी मानो की पकड़ देख वह हल्के गुस्से में बोली, जस्ट लीव मी मानो। दुनिया डरती होगी तुमसे, लेकिन मैं नहीं डरती। तुमने मुझे चीट किया है और इसका हिसाब आज मैं करके रहूँगी। बेबी गर्ल, तुम्हारे इसी अदा का तो मैं कायल हूँ। पूरी दुनिया की आंखों में खौफ देख देख कर मैं भी बोर हो चुका हूँ, लेकिन इकलौती तुम ही तो ऐसी हो जिसकी आंखों में खौफ देखना मतलब जैसे ईद का चांद होना, जो जल्दी नजर ही नहीं आता। अपनी बातों को कहने के साथ साथ मानो उसके गले पर अपने होठों को भी लगातार घुमाते जा रहा था, जिसकी वजह से काव्या के शरीर में हल्की झुरझुरी से पैदा होने लगी थी। जैसे मानो का यही रवैया रहा तो अगले ही पल वह भी मानो के प्यार में बहने लगेगी। लेकिन दिमाग में उसके और समीरा की क्लोजनेस का सीन याद आते ही वह एक बार फिर से उसकी पकड़ से खुद को आज़ाद कराने लगी थी। तभी उसके कमरे में स्टीव के साथ साथ 4 बॉडीगार्ड्स, जो अपने हाथों में लोडेड गन लिए काफ़ी जल्दबाजी में अंदर आए। ग्रेट मास्टर, आप ठीक तो हैं? आपके कमरे से हमें फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी है। इतना कहते हुए स्टीव की नज़रें पूरे कमरे में दौड़ गई थी। सोफ़ा काफ़ी बुरी तरह से तहस नहस हो चुका था। सजावट में इस्तेमाल किए गए फ्लावर वास के साथ साथ बाकी वॉसेस भी टुकड़ों में बंटकर ज़मीन पर फैले हुए थे, जो शायद काव्या के गोलियों के शिकार हो चुके थे। यहाँ तक कि पूरा कमरा बिखरा हुआ था, जिन्हें देखते हुए स्टीव काफ़ी ज़्यादा हैरान था। लेकिन मानो जो उसकी तरफ पीठ किए सही सलामत खड़ा था, जिसे देख स्टीव अब एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ते हुए आगे कहा, थैंक्स गॉड कि आप ठीक हैं। तभी उसके कानों में मानो की आवाज़ सुनाई दी, बेबी गर्ल, यू लेट मी डाउन टुडे। मेरी बेबी गर्ल होकर भी तुम्हारे सारे निशाने चूक गए थे। कोई बात नहीं, निशाने लगाते कैसे हैं आज तुम्हें मैं सिखाता हूँ। इतना कहते हुए मानो काव्या को अभी भी अपनी बाजुओं में जकड़े पीछे स्टीव की तरफ मुड़ गया था, जिसे देख अभी स्टीव कुछ समझ पाता या उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही मानो ने कहा, बेबी गर्ल, सी दिस, इसे कहते हैं असली निशाना। और काव्या की कलाई
साथ ही उसके हाथों में पकड़े गन को स्टीव की तरफ घुमाते हुए मानो बिना आगे कुछ कहे बस लगातार 2 गोलियां उसके पैरों के सामने शूट कर दिया था। मेरे मरने का वेट कर रहे थे तुम लोग को अब तक इसी दिन के लिए पाल रखा था कि मेरे मरने के बाद बस मातम मनाने के लिए आ जाओ। ग्रेट मास्टर सॉरी, हम समझ नहीं पाए थे कि गोली कहाँ से। लेकिन स्टीव अभी इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही मानो उसके बाजुओं पर तीसरी गोली चला चुका था, जिसके लगते ही पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स डर के मारे कमरे से बाहर भाग खड़े हुए थे कि कहीं स्टीव के बाद अगला नंबर उनका न हो। तो वही स्टीव ही अब तक एक हल्की आह के साथ अपने बाजुओं को पकड़ लिया था। आज मेरा मूड अच्छा था, नहीं तो स्टीव ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि आज तक कभी मेरा निशाना नहीं चुका है। जो गोली बाजू पर लगी है 3 इंच इधर उधर भी लग सकती थी। आई एम सॉरी ग्रेट मास्टर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। स्टीव ने बस इतना ही कहा और अपने बाजुओं को पकड़े वहाँ से बाहर निकल गया था, जहाँ इस वक्त उसकी पूरी बाह खून से सन चुकी थी। चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहे थे, लेकिन वह उन्हें बार बार छिपाने की कोशिश भी कर रहा था। आज काव्या थी और शायद उसका एक भी निशाना सटीक ना बैठने की वजह से मानो उस पर काबू पाने में सफल हुआ था। लेकिन अगर काव्या की जगह इस वक्त कोई और उसका दुश्मन होता तो शायद आज मानो भी जख्मी जरूर होता, या फिर ऐसे में उसकी जान भी जा सकती थी, जिस वजह से मानो ने इस वक्त स्टीव को इस बात के लिए ये सज़ा दी थी, जिसे स्टीव भी अच्छे से समझ रहा था। इसलिए बिना कुछ बोले बस वह वहाँ से चला गया। लेकिन मानो की बाजुओं में कैद काव्या, जो स्टीव को गोली लगते ही सकते में आ चुकी थी, थोड़ी देर पहले तक वह गुस्से में तिलमिलाई हुई मानो के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी। वही मानो का ये रूप देख, साथ ही स्टीव को गोली लगते देख और तुरंत बाजुओं से खून के फवारे फूटते देख वह भी डर से कांप उठी थी। मानो वो जहाँ अब काव्या हकलाते हुए उससे कुछ कहना चाहती थी कि उससे पहले ही मानो उस गन को दूसरी तरफ फेंकते हुए उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लिया था। बेबी गर्ल, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इतना इनसिक्योर होने की, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना कहते हुए मानो अब तक काव्या को अपनी तरफ घुमा लिया था। तभी काव्या ने कहा, अगर तुम मेरे हो तो फिर मुझे इतनी इनसिक्योरिटी क्यों फील होती है? मुझे तुमसे वो प्यार क्यों नहीं मिलता जिसकी मैं हकदार हूँ? वो फीलिंग्स जो मैं तुम्हारी आंखों में खुद के लिए देखना चाहती हूँ, वो कहीं नज़र क्यों नहीं आता? आंसर में मानो। इतना कहते हुए काव्या उसके बाजुओं को खुद की कमर पर रखने के साथ साथ उसके गले में अपनी बाहों को डालते हुए उसके होठों को भी चूम लिया था। आई लव यू मानो, आई लव यू टू, और यही बात मैं तुम्हारी भी जुबान से सुनना चाहती हूँ। इतना कहते हुए काव्या एक बार फिर से मानो के होठों को चूम लिया था, लेकिन मानो जिसकी भावें अब तक सिकुड़ चुकी थी, जैसे काव्या के इस मूव से उसे हैरान कर दिया हो, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूब चुका था। लेकिन उससे पहले ही काव्या के होंठ, जो उसके होठों से नीचे उसकी ठुड्डी को चूमने के साथ साथ नीचे उसके गले तक आ पहुंची थी, तब तक उसकी उंगलियां भी मानो के गले से नीचे सरकते हुए उसके बटन को खोलने लगी थी। तभी मानो, जो अब तक अपनी सोच से बाहर आ चुका था, उसके बालों में अपनी उंगलियों को फंसाने के साथ साथ इस बार वह खुद काव्या के होठों को अपने होठों से दबा दिया था, जहाँ दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक पैशनेटली किस करते हुए अब धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारने लगे थे, जहाँ उनके इंटेंस होते किस के साथ साथ उनका प्यार भी अब काफ़ी गहरा होता चला गया था। अगली सुबह पिछली रात एक दूसरे के प्यार को काफ़ी गहराई तक महसूस करने के बाद काव्या अभी भी बिना कपड़ों के बस एक ब्लैंकेट को ओढ़े बेड पर आराम से सो रही थी। वही कमरे के फर्श अभी भी पिछली रात गोलियों से बिखरे सामानों के साथ साथ काव्या के उतारे हुए कपड़ों से भरा हुआ था। लेकिन मानो, जो कमरे से अटैच्ड बालकनी में खड़ा एक सिगरेट को सुलगाते हुए किसी सोच में डूबा हुआ था, जहाँ काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वो अपनी सोच से बाहर आते हैं, तुरंत अपने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल करते हुए कहा, मुझे एक बार फिर से काव्या कोहली की पूरी डिटेल्स चाहिए। याद रहे,
कोई भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। इतना कहते हुए मानो ने अपना फ़ोन रख दिया था, लेकिन आंखों के सामने पिछली रात की घटना एक बार फिर से घूम गई थी। मानो के ऊपर लगातार गोलियों से फायरिंग करना। उस वक्त काव्या की आंखों में गुस्सा था, साथ ही भले वो सारे निशाने चूक गए थे या उसे जानबूझकर चुकने का दिखावा किया गया था, लेकिन उस लोडेड गन को काव्या ने काफ़ी आराम से पकड़ा हुआ था। वही जब उसकी हथेलियों को मानो ने पकड़ते हुए स्टीव पर फायरिंग की थी, उस वक्त काव्या डर से कांप गई थी। तो क्या वो मात्र एक दिखावा था? क्योंकि एक लोडेड गन को पकड़ना और उससे शूट करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर काव्या के अंदर इतनी हिम्मत है, तो फिर वो स्टीव के वक्त डर से कांप क्यों रही थी? कहीं ये उसकी कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी? जहाँ इतने सारे सवाल एक साथ पैदा होते ही मानो सोच में पड़ चुका था। लेकिन वही इन सारी बातों से अनजान काव्या अभी भी ब्लैंकेट के अंदर आराम से सो रही थी। तभी मानो भी बालकनी से अंदर आते हुए दूर से ही काव्या को एक नज़र देखते हुए कमरे से बाहर चला गया था, जिसके कुछ देर बाद ही काव्या की आंखों की पुतलियां अब तक हल्की हिलने लगी थी। होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे इस वक्त वह किसी सुनहरे ख्वाब में हो, या फिर पिछली रात मानो के साथ बिताए पलों को याद करते हुए वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अगले ही पल उसने अपने हाथों से बगल में टटोला, जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। लेकिन खुद के अलावा उस बेड को खाली महसूस करते हुए वह भी झट से अपनी आंखों को खोलने के साथ साथ बेड पर उठकर बैठ गई थी। तभी एक बार फिर से खुद के चारों तरफ देखते हुए उसकी आंखों में हैरानी तैर चुकी थी। जहाँ पिछले दिन शूटिंग लोकेशन पर मानो को देख वह हैरान थी, तो वही मानो के बाजुओं में समीरा को अपना हाथ फंसाते देख वह पहले से ज़्यादा चौंक गई थी कि उनके बीच इतनी नज़दीकियाँ कब बढ़ गई थी, जिस वजह से वह गुस्से में ही यहाँ सेठी विला में आ पहुँची थी। लेकिन उसे ये होश नहीं था कि आज वो पहली बार मानो सेठी के कमरे में सोई थी। ऐसा नहीं था कि आज से पहले उसने मानो के साथ रात नहीं गुजारा था, लेकिन आज उसके कमरे में वो पहली बार खड़ी थी, जिसके बारे में वो पहले भी मानो के सामने जिक्र कर चुकी थी। लेकिन उस वक्त मानो ने उसके बातों को पूरी तरह से इग्नोर भी कर दिया था। तभी न जाने उसे क्या सूझा, उसने काफ़ी जल्दबाजी में फर्श पर पड़े अपने कपड़ों को खुद के ऊपर डालते हुए उस कमरे को खंगालना स्टार्ट कर दिया था, जैसे वो मानो के कमरे से कुछ ढूंढ रही थी, या शायद कोई सबूत जिसे वो काफ़ी वक्त के बाद भी नहीं ढूंढ पाई थी। जबकि कमरे के अंदर बने सभी वार्डरोब खुले हुए थे, यहाँ तक कि वार्डरोब में लटक रहे मानो के कपड़ों को भी उसने झाड़ कर चेक कर लिया था, जैसे वह सामान वार्डरोब या ड्रॉवर में ना हो करके मानो ने उन्हें हैंगर से लटक रहे खुद के कपड़ों के अंदर छिपा रखा हो। लेकिन अंत में उसे वहाँ भी एक निराशा ही हाथ लगी थी, जिस वजह से वह अपने चेहरे को लटकाते हुए वापस से बेड पर आकर बैठ चुकी थी, इस बात से अनजान कि उसके हर एक मोमेंट को मानो अपने सामने खुले लैपटॉप में देख रहा था। उसके बेड से उठने से लेकर वापस बेड पर बैठने तक को देखते हुए अब तक मानो के भी चेहरे के भाव काफ़ी गहरे हो चुके थे। तो उधर दूसरी तरफ सेठी विला के बाहर इस वक्त एक दूसरी खबर ने हाहाकार मचा रखी थी। मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर चौधरी के इकलौते बेटे तरुण ने पिछली रात खुद के ही कमरे के सीलिंग से फांसी लगा ली थी। इस बारे में आप लोग पहले ही सुन रखा है, जिसे एक लड़की के रेप केस में अंदर किया गया था। उस वक्त ये मामला इतना संगीन था कि पुलिस थाने में मौजूद एक ईमानदार ऑफिसर ने इस मामले का एफआईआर लिखते हुए मामला कोर्ट तक ले गया था। उस वक्त मिस्टर चौधरी के सारे दांव पेच भी धरे के धरे रह गए थे। तब उन्हें क्रिमिनल लॉयर रणविजय सेठी का ध्यान आया और अगले ही पल उसके पास बुलावा भिजवा दिया था। जहां हर बार की तरह एक भी केस ना हारने के रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए रणविजय ने इस बार भी मिस्टर चौधरी के बेटे को बाइज्जत बचा लिया था। लेकिन आज सुबह उसका पार्थिव शरीर खुद उसके ही कमरे में लटकते हुए देखकर हर कोई सन्न रह गया था। वही हर चैनल्स के रिपोर्टर्स ने भी इस बात को अब तक की एक बड़ी खबर बनाकर उन्हें अपने तरीके से परोसना शुरू कर दिया था। जहां इस खबर को देखते ही मानो की भौहें तन चुकी थीं। लेकिन अपने फ्लैट में बैठा रणविजय, जिसके होंठों पर तिरछी मुस्कान थी, तभी उसका फ़ोन एक बीप की आवाज़ के साथ बज उठा था, जो एक मैसेज का नोटिफिकेशन था।
जिसे सुनते ही रणविजय ने जैसे ही अपना फ़ोन स्वाइप किया था, स्क्रीन पे मानो का मैसेज फ्लैश होता हुआ नजर आने लगा था। मीट मी विद इन 5 मिनट्स। इसे पढ़ते ही रणविजय तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने फ्लैट से बाहर निकल गया था, जहाँ इस वक्त उसे ये भी ध्यान नहीं था कि उसके पास ही बैठी शिवानी, जो उसके साथ ही उस न्यूज़ को देख रही थी, उसके मुस्कुराने के साथ साथ उसे एक मैसेज को रीड करते हुए तुरंत बाहर जाने के हर एक गतिविधियों को काफ़ी ध्यान से देख रही थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, आपको भाग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।